नालंदा परंपरा से आधुनिक जगत को क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, इस विषय पर कुछ बातें आपके सामने रखने की प्रयास करूंगा। तो इसलिए पहले ये मान लेना, ये जान लेना होगा परंपरा किसको कहते हैं, और दूसरा आधुनिक जगत किसको कहते हैं, और तीसरा लाभान्वित होने की अर्थ क्या है। ये तीन चीज दिमाग में साफ होगा तभी हम इस विषय में कुछ चर्चा कर पाएंगे। नालंदा एक स्थान विशेष की नाम है, वो एक प्रतीक है। भारतवर्ष में 11वें शताब्दी की पूर्व बौद्ध धर्म दर्शन की विकास चरम सीमा पर थे, तो उस समय बहुत सा विश्व प्रख्यात संस्थाएं हुआ करते थे, शैक्षणिक संस्थाएं हुआ करते थे, जिसमें नालंदा एक प्रमुख रहा है। उसी समकक्ष में विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी आदि असंख्य महाविहार हैं, महाविद्यालय हैं उपस्थित थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे प्रसिद्ध नालंदा रहा, तो नालंदा को ले लिया और उसको धर्म को हटा करके केवल परंपरा रखेंगे। नालंदा परंपरा में समस्त भारतवर्ष की परंपराएं निहित हो जाएंगे, बौद्धेतर। मैं इसलिए कह रहा हूं, नालंदा विकसित थे, प्रचलित थे, तो उसमें केवल बौद्धों का ही अध्ययन केंद्र नहीं था, बौद्धेतर तीर्थिक परंपराओं में भी नालंदा में आना जाना था, शास्त्रार्थ थे, विचार विमर्श थे। तो इसलिए आज बौद्धेतर दर्शन परंपराओं का विस्तृत स्रोत खोजना होगा तो बौद्ध शास्त्रों में खोजना होगा। आज हर दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन, अध्यापन, शोध बहुत ह्रास हो गए हैं। अब उनका सब स्रोत जैसा तर्क ज्वाल में उस समय प्रचलित समस्त भारतीय दार्शनिक परंपराओं का मत उपस्थित है। तत्व संग्रह, ये मैं कुछ ग्रंथों का, शास्त्रों का नाम दे रहा हूं, इत्यादि, जिसमें पूर्व पक्ष के रूप में या विमर्श के रूप में समस्त परंपराओं का निरूपण किया गया है, जो आज उन विलुप्त परंपराओं का एक सूचना की स्रोत बचा हुआ है। तो इसलिए नालंदा परंपरा में केवल धार्मिक या बौद्धों की नहीं सोचना चाहिए, उसमें संपूर्ण भारतवर्ष की जितना भी विद्याएं हैं, जितना भी परंपराएं हैं, जितना भी दार्शनिक प्रस्थान है, उन सब का स्रोत उसमें निहित है, ये मान लेना चाहिए।
तो परंपरा किसको कहते हैं? परंपरा अंग्रेज में ट्रेडिशन की समकक्ष में परंपरा को रखा है, वो ठीक भी है। ट्रेडिशन और आधुनिकता ये दो भिन्न प्रस्थान हैं जो एक दूसरे के प्रतिपक्ष में हैं। दोनों का ही मिलाया नहीं जा सकता है, ऐसे कहने वाले विद्वान लोग हैं। दोनों को मिलाना होगा, जिसके बिना काम नहीं चल सकते हैं, ऐसे मानने वाले विद्वान भी हैं। मैं वो दोनों विद्वानों के ग्रुप से परिचित हूं, विस्तार से वाद विवाद विचार विमर्श किया हूं। दोनों का अंत मुझे मालूम है। कोई भी चीज बहुत दिनों तक प्रचलन में रहे और लोगों की आदत में बन जाए, उससे आवश्यक नहीं है कि वो परंपरा बन जाए। परंपरा का एक विशेष लक्षण है, निरूपण है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेज में ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, लॉन्ग परपेचुएटेड customs, systems, habits does not necessarily make a tradition. ट्रेडिशन उसको कहते हैं, परंपरा उसको कहते हैं जो तीन चीज समन्वित हो। एक विद्या या विद्या स्थान जो प्रामाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, coming from authentic source, या क्रिश्चियनिटी में कहते हैं डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स मीन्स द almighty divine source coming down through unbroken lineage। जिस परमा पुरुष ने, भगवान बुद्ध को परमा पुरुष कहा जाता है, उसी तरह से जिस परमा पुरुष ने इस विद्या स्थान को उपदेशित किया है, वहां से लेकर के अपने गुरु तक बिना बाधिक, बिना कोई बीच में छूटे हुए परंपरा से आना चाहिए। लीनेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कमिंग डाउन थ्रू अनब्रोकन लीनेज, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है वेरीफाइबल फ्रॉम रैशनैलिटी एंड राइट लॉजिक। तर्क एवं प्रमाण के माध्यम से स्थापित किया जा सकते हो। ये तीन चीज जिसमें होगा उसको परंपरा कहा जाता है। परम माने अंत में स्रोत, परा माने बिना विच्छिन्न नीचे आए हुए, और वो भी तार्किक दृष्टि से हितु विद्या से माना जा सकते हो। कोई ऐसा चीज होगा तभी उसको परंपरा कहते हैं।
अब आधुनिक का अर्थ है कहीं परंपरा से नहीं आए हुए एक नए तरीके से। परंपरा में भी नएतम तो आते रहते हैं, लेकिन इसमें जो आधुनिकता में नवीनतम है वो अपूर्व, पहले कभी नहीं हुआ हो, उसका कोई स्रोत या उपमा नहीं मिलते हो कहीं पुराना जगह से। इसलिए अंग्रेज में नए की जगह, न्यू की जगह एक नए शब्द गढ़ा है, नॉवेल्टी। नॉवेल्टी जो सब चीज से भिन्नता दिखाई दे और जिसका कोई पृष्ठभूमि ना हो जहां पर खड़ा हो सके, और हिंसा से संबंधित हो। प्रोफेसर सरन ने बहुत सरलता से आधुनिकता को परिभाषित किया है। नॉवेल्टी, सेल्फ ग्राउंडिंग, वायलेंस, सिनोनिम टू मॉडर्निटी। नॉवेल्टी पहले कभी समता ना हो, सेल्फ ग्राउंडिंग जिसका कोई पूर्व स्रोत ना हो, अपने आप के ऊपर खड़े हो, अपने कंधे पर अपने पांव रख करके खड़े हो, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सीधे तौर से या परोक्ष रूप से हिंसा से संबंधित हो, वह आधुनिकता के रूप में दिखाई देते हैं। ये परंपरा की परिभाषा जो अभी हमने 3 चीज की कहा है, ये पहले बार श्रीलंका के महापंडित, पहले वो कॉलेज से थे, बाद में दार्शनिक हुए, कुमार स्वामी के बहुत सा ग्रंथ हैं, उसमें ये परंपरा का परिभाषित किया है, जिसको बाद में अधिकांश आधुनिक विद्वानों ने भी मान लिया है। आधुनिकता की परिभाषा हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन मैं अभी आधुनिकता की भाषा कह रहा हूं। ये स्वर्गीय प्रोफेसर A.K. सरन, एक विलक्षण विद्वान भारतवर्ष में हुआ है। उनका देहांत 5-10 वर्ष पहले ही हुआ, तो उन्होंने बहुत सा ग्रंथ लिखे हैं। तो उसमें प्रमुख है द ट्रेडिशनल थॉट, जिसका प्रकाशन सारनाथ संस्था ने किया है। परमपावन दलाई लामा जी ने उसका प्रोवाक्य लिखा है, बहुत लंबे प्रोवाक्य लिखा है, जिसमें आधुनिकता और परंपरा और जिसकी परस्पर विरोधी और क्या संभावनाएं सहयोग की या समन्वय की संभावनाएं क्या है, इस पर मैं समझता हूं अगर आपके विद्यार्थी लोग नालंदा ट्रेडिशन एंड इट्स बेनिफिट्स टू द मॉडर्न वर्ल्ड में गहराई से जाना चाहें, तो कुछ लोगों की रचनाओं को अध्ययन करना चाहिए। ये शिक्षा संस्थान है, तो इसलिए अध्ययन की दिशा दिए बिना या स्रोत दिए बिना कुछ बात किया जाना सही नहीं होगा। ये विषय महत्वपूर्ण है, परंपरा, आधुनिकता, और परंपरा से आधुनिकता को
क्या लाभ दिया जा सकता है, लाभान्वित किया जा सकता है, ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी मैंने शुरू में ही कहा कि लाभान्वित नहीं किया जा सकता है ऐसा मानने वाले भी हैं, लाभान्वित किया जा सकता है ऐसा मानने वाले भी हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, लाभान्वित कराने की चेष्टा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ये एक सत्य है, एक तथ्य है, एक सत्य है। चाहे कर सकें या नहीं कर सकें ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन करने की चेष्टा करना मैं समझता हूं कि हर एक समय की दृष्टि वाले मनुष्य के प्रथम कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि इस पर संपूर्ण जगत की भविष्य निर्भर करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस बात को समझने के लिए गांधी जी को समझना जरूर है, क्योंकि इस विषय में 20वीं शताब्दी में एक नए मार्गदर्शन देने वाला मात्र गांधी जी या उनके शिष्य विनोबा भावे, ये दो महापुरुष जो हैं वो इसमें अग्रणी हैं। लेकिन अभी गांधी आंदोलन बहुत हरास हो गया है, भारतवर्ष में तो लगभग समाप्ति समझो। लेकिन पश्चात देशों में या अन्य देशों में गांधी आंदोलन निरंतरता बढ़ते चले जा रहे हैं। बौद्ध आंदोलन के साथ साथ गांधी आंदोलन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। गांधी का कार्य बहुत विशाल है। गांधी वांग्मय 100 से अधिक जिलों में छपा है, वो सब तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 2-3 ग्रंथ छोटे छोटे गांधी की जरूर पढ़ना चाहिए। वो है आत्मा कथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और इसमें लिखा गया है, और उसका हर हिंदी या अन्य भाषाओं में भी मतलब लिखा भी गया होगा। गुजराती में तो अंग्रेजी में भी खुद ही लिखा है। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दूसरा महत्वपूर्ण गांधी का है हिंद स्वराज, बहुत छोटी सी पुस्तिका है। उसको मैं गांधी की मूल शास्त्र मानता हूँ। गांधी के सारे विचारों का निचोड़ करके उसमें रख दिया है। तो ये दो चीज तो गांधी को जानने के लिए मेरे सपनों के भारत ये स्वाधीन भारत, स्वराज भारत कैसा हो, उसका रूपरेखा गांधी जी ने दिया है। लेकिन वो प्राप्त हो सकेंगे ऐसा आशा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जाना चाहिए। गांधी ने हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जाने की सोचे थे, लेकिन उनकी विचारों को कार्यान्वयन करने के लिए कोई आदमी आज तक मिला नहीं। उसके बाद विनोबा भावे की भी थोड़ा बहुत रचनाएं हैं, उनको भी देख सकें तो अच्छा है। और उसके बाद एक धर्मपाल जी का द ब्यूटीफुल ट्री करके एक ग्रंथ है। भारत में शिक्षा पद्धति क्या थे, वो मैकॉले ने कैसा नष्ट किया और उसके परिणाम क्या हुआ। धर्मपाल जी भी देहांत हुए, अभी कुछ वर्ष ही हुए हैं। उनका ग्रंथ कोई 10-5 ग्रंथ है, उनमें से द ब्यूटीफुल ट्री ये शिक्षा पद्धति को जानने के लिए, मैकॉले की प्रभाव को जानने के लिए। अब मैकॉले की प्रभाव का अर्थ है कि शिक्षा लेना है तो नौकरी करना है। इस सिद्धांत को सारे दुनिया को धकेलने वाला मैकॉले था, तो उसको देखना चाहिए।
फिर आधुनिकता को जानने के लिए एक शरण का संपूर्ण मालूमाए सारनाथ संस्था ने प्रकाशित किया है, वहां से मिल जाएंगे। कुमार स्वामी, वो भी श्रीलंका में ब्रिटिश कॉलोनी के जमाने में उत्पन्न हुआ है, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब को देखेंगे। फिर थोड़ा बहुत राजनीति और अर्थ की वर्तमान व्यवस्था को समझने के लिए एक अमेरिका ऑथर, जिसका नाम मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे जान पहचान के थे, When the world is ruled by corporates and post-corporate world, दो ग्रंथ हैं। उनका भविष्यवाणी बहुत सटीक हुआ। सारी दुनिया जो है कुछ गिने चुने उद्योगपतियों की कब्जा में आ जाएंगे और उस समय क्या हालत होगा और उसके बाद दुनिया की हालत क्या होगा, इस पर उन्होंने लिखा है। शुरू में मैं थोड़ा संशय करता था कि सब कैसे आ जाएंगे। रशिया जैसा कम्युनिज्म, तथा कथित कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, चीन जैसा तथा कथित कम्युनिस्ट बहुत बड़ा देश है, ये सब उद्योग बढ़ाने की कब्जा में कैसे आएंगे, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन आज दुनिया में कोई एक देश ऐसा नहीं बचा, जो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी इज़्म को मानते हो, वो सब के सब गिने चुने चार पांच उद्योगपतियों की, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की कब्जा में आ गया। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट, ये सब एक दिखावा है। सारे निर्णय और सारे आदेश सारे देश की नीतियों को निर्धारण करते हैं 4-5 उद्योगपतियों के माध्यम से, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कहीं पर भी अमेरिका हो। अमेरिका तो पहले से ही था ही, और एशिया में भी अब कोई ऐसा देश नहीं बचा जो सारे देश कुछ उद्योगपतियों के हाथ में ना हो। तो ये सब देखने से आधुनिकता की और पूंजीवाद की ये दो चीजें इकट्ठे आए हैं। आधुनिकता और पूंजीवाद के माध्यम से आधुनिकता है। आधुनिकता ने पूंजीवाद को पोषित किया। तो इस समय पूंजीवाद और आधुनिकता लगभग एक ही जैसे हो गए हैं। तो इसको समझने से क्या अंतर विरोध आधुनिकता और परंपरा में उपस्थित हैं, और उसको देखते हुए परंपरा के माध्यम से आधुनिक विश्व को क्या योगदान दे सकते हैं, ये ठीक से विश्लेषण कर पाएंगे, शोध पर कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने ये पृष्ठभूमि रख रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा इस बात पर भी निवेदन करूंगा कुछ शब्द। क्या परंपरा की ज्ञान से या विद्या से आधुनिकता की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो ये आज के मूल प्रश्न
यही है।